मेडे मेडे मेडे। दोस्तों, आप भी कहोगे कि मैं ये फ्लाइट डिस्ट्रेस सिग्नल से क्यों शुरुआत कर रहा हूं, उन वर्डिंग्स में मैं क्यों बात कर रहा हूं। दोस्तों, इसका रीजन है, मैंने आज अपने पोर्टफोलियो की जबरदस्त सफाई की है और इस सफाई के पीछे का कारण है इकोनॉमी में बढ़ते हुए डिस्ट्रेस सिग्नल्स जो मुझे मिल रहे हैं। वो एक कारण है जिसके कारण मैंने बेचा है। और क्या ये डिस्ट्रेस सिग्नल्स हैं, इसके बारे में आज का ये वीडियो है। वीडियो आरंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं, वो स्टॉक्स जो मैंने अपने पेड वीडियो में डिस्कस किए थे और उसमें से कौन कौन से स्टॉक्स मैंने बेच दिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि आपने स्टॉक अभी भी रखा है कि नहीं रखा है, कि बेच दिया है कि क्या किया। तो दोस्तों, ये बताने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये स्टॉक्स के जो मैं नाम ले रहा हूं, ये किसी भी तरीके से सेलिंग एडवाइस नहीं है या बाइंग एडवाइस नहीं है। मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। इसीलिए आप अपना रिसर्च करें कुछ भी डिसीजन लेने के पहले। अगर आपको फायदा होगा तो रिवॉर्ड है वो आपके लिए, अगर आपका नुकसान होगा मेरी बातें सुन के तो रिस्क है आपका। मैं आपको कतई नहीं बोल रहा हूं कि आप ये खरीदें या बेचें, आप अपने मन से काम कर रहे हो, इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। दोस्तों, 9 पेड वीडियोस मैं अभी तक बना चुका हूं। 9 पेड वीडियोस में मैंने कुछ स्टॉक्स बताए थे जो मैंने कहा था कि मैं खरीद रहा हूं। मैं उनमें से किन किन स्टॉक से बाहर आ गया हूं डिस्ट्रेस साइन देख के, उसमें सबसे पहला है एफकॉन्स। एफकॉन्स 298 300 के आसपास में था शायद जब वीडियो बनाया था मैंने, या 320 था, मैं भूल गया एग्जैक्ट प्राइस। बट एफकॉन्स में अच्छा प्रॉफिट हुआ। एफकॉन्स को मैंने बेच दिया। क्यों बेचा उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। भाग्यनगर इंडस्ट्रीज से मैं बाहर हूं। मनक्सिया अल्मुनियम से लगभग बाहर हूं। बॉयल मैंने बेच दिया है। हिंडाल्को बेच दिया है। वेदांता बेच दिया है। हिंद कॉपर बेच दिया है। हिंद अल्मुनियम बेच दिया है। टीसीएस भी आज बेच दिया है। हैरीबर्टन में मैं बना हुआ हूं और मोटा मोटी मेरे ख्याल से सब नाम आई गए। टीआई इंडस्ट्री, तिलक नगर इंडस्ट्री मैं होल्ड करके रखा हूं। मैं काफी बुलिश हूं उस पे। साधना नाइट्रोकैम जो लास्ट टाइम मैंने कहा था, उस पे भी मैं बना हुआ हूं। और बाकी टीटीएल में मैं बना हुआ हूँ। सनफ्लैग भी मेरे पास में है ठीक ठाक अमाउंट। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो मेरे पास में है। तो मैंने मोटा मोटी आयन एक्सचेंज में मैं बना हुआ हूँ। हांगकांग टेक ईटीएफ में मैं बना हुआ हूँ। और जो 2 म्यूचुअल फंड्स जो चाइना में इन्वेस्ट करते हैं, मैंने आपको पहले बताए थे शायद फर्स्ट पेड वीडियो में अक्टूबर के, उन दोनों में भी मैं बना हूँ। तो मैंने मेनली जो मेटल्स हैं वो स्टॉक्स निकाले। मैंने कंस्ट्रक्शन कंपनी यानी एफकॉन का स्टॉक निकाला। मैंने टीसीएस सेल आउट कर दिया है। रिलायंस इंडस्ट्री भी ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। तो जो भी स्टॉक्स मैंने आपको बताए थे लास्ट टाइम, हिंद अल्मुनियम, ये सब, भाग्यनगर, मनक्सिया अल्मुनियम, ऑलमोस्ट इन सबसे बाहर हो गया। अब दोस्तों समझते हैं कि रीजन क्या है, क्यों मैं बाहर गया हूं इन स्टॉक से। 3 इसके मेन रीजन है। पहले बता दूं, क्योंकि आप में से कई लोग सोचेंगे कि 9 अप्रैल के पेड वीडियो में मैंने एफकॉन बोला था और आज 20 अप्रैल है, मैंने क्यों सेल कर दिया एफकॉन को। दोस्तों, रीजन ये है कि जब कभी भी इकोनॉमी डावाडोल होती है, आपको लगता है कि इन्फ्लेशनरी रिजीम आ सकता है, तो सबसे पहले इंटरेस्ट रेट जो है उसको ही बढ़ाने की तरफ जो है वो आपका सेंट्रल बैंक जो है इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए ध्यान देता है। हालांकि अभी का जो भी इन्फ्लेशन है, ये कहा जा रहा है कि सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन है। सप्लाई की कमी है, यानी क्रूड आ नहीं रहा, फर्टिलाइजर आ नहीं रहा, अल्मुनियम आ नहीं रहा। तो सप्लाई शॉक से यूजुअली फाइट करने के लिए सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट ऊपर नहीं करते। बट ये कुछ लोगों का थीसिस है। मेरा मानना है कि सप्लाई शॉक आज नहीं तो कल जाके जो है वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट में परकुलेट हो गई, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना बढ़ जाएगा कि बैंक को हर देश के सेंट्रल बैंक को कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो बेसिकली जब कभी भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो कंस्ट्रक्शन कंपनीज की स्थिति सबसे पहले खराब होती है।
और खराब इसलिए होती है एफकॉन्स के ऊपर में, तो खासतौर पे बहुत ज्यादा डेट है, इसका रिसीवेबल बहुत ज्यादा है। इस कारण से आपको मैंने पेड वीडियो में बताया था क्यों रिसीवेबल्स इसका ज्यादा है, ठीक है। तो मैं ऐसी कंपनी में क्यों इन्वेस्टेड रहूं जो मुझे अभी दिख रहा है कि शायद इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण उसके ऊपर में दिक्कत आ सकती है। मैं 1 महीने बाद या 2 महीने बाद फिर एंट्री लूंगा, ये देखने के बाद में कि ईरान अमेरिका वॉर किस तरफ जा रहा है और सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की तरफ कुछ बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं। दोस्तों 10 रुपए ऊपर स्टॉक मिलेगा वो चलेगा, पर 10 रुपए मतलब आपको डायरेक्शन समझ में आना चाहिए। मेरा जो इन्वेस्टमेंट का थीसिस है वो ये है कि भाई आपको डायरेक्शन दिखना चाहिए कि डायरेक्शन सही दिशा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जब मैंने एफकॉन्स के ऊपर में पेड वीडियो बनाया था तब लगभग ऐसी बात हो गई थी कि युद्ध खत्म हो जाएगा, युद्ध विराम लग गया था, और ऐसा लग रहा था कि भाई दोनों पार्टियां जो है अमेरिका और ईरान ये अपने डिफरेंसेस को दूर करके शायद युद्ध विराम को परमानेंट स्थायी जो है वो अंजाम देंगे, परंतु वैसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। नजर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अमेरिका जिद पे बैठ गया है कि ईरान अपने सारे एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो अमेरिका के हवाले करे। 60% एनरिच है यूरेनियम ईरान के, 90% से ज्यादा यदि एनरिचमेंट हो जाता है तो उससे न्यूक्लियर बम बनाया जा सकता है, ठीक है। तो अमेरिका और इजराइल चाहते नहीं है किसी भी हाल में कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाए, इसलिए वो 100 टन जो एनरिच्ड यूरेनियम आज की डेट में ईरान के पास में है, अमेरिका चाहता है कि ये पूरा का पूरा यूरेनियम ईरान जो है अमेरिका के हवाले कर दे। और ईरान का आज स्टेटमेंट आया जिसको देख के मैंने ये सुबह सारे स्टॉक्स बेचने की तरफ ध्यान दिया। वो स्टेटमेंट ये आया था कि कुछ भी हो जाए हम अमेरिका को एनरिच यूरेनियम नहीं देंगे, ये हमारे लिए ऑप्शन ही। तो जब ये बात ईरान ने कह दी तो मुझे साफ नजर आ रहा है कि ये युद्ध लंबा खींचेगा, ये जल्दी खत्म होने वाला मसला नहीं है, ये मसला और कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो जब इशू कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है और जिस स्पीड से 21,700 से इन्होंने 24,000 24,500 लेके आ गए, इतने फास्ट जो मार्केट को बढ़ाया, उससे मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे आएगा या कहीं ना कहीं पॉज तो लेगा ही लेगा। तो कैश में बैठे रहना ज्यादा बेटर है, इसीलिए मैंने अधिकतर वो स्टॉक जहां पे अच्छा पैसा बन रहा था, ठीक ठाक पैसा बन रहा था, वहां से मैंने एग्जिट कर लिया। तो एक रीजन जो निकलने का है वो रीजन ये है कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो है ये द्वंद्व किसी भी तरीके से मुझे कुंद होता हुआ नजर नहीं आ रहा, ये और तीव्र होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात दोस्तों जिस कारण से मैंने सोचा कि एग्जिट करूं, इलेक्शन शुरू होने वाले हैं 5 राज्यों में, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, ये सब मेरे ख्याल से इलेक्शन में जा रहे हैं। केरल शायद केरल नहीं है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम ये है, ठीक है। तो इलेक्शन खत्म होने के बाद से ही मुझे लग रहा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम में जबरदस्त जो है बढ़ोतरी होगी। अगर ये युद्ध विराम नहीं, मतलब ये युद्ध विराम असफल हो गया और ये चीज और लंबी खिंच गई, युद्ध की जो रूपरेखा है वो और तीव्र हो गई, तो मुझे लगता है कि तेल और डीजल के दाम भारत में और ज्यादा बढ़ेंगे। और यदि वो ज्यादा बढ़ेंगे तो दोस्तों ये किसी भी हाल में स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा सिग्नल नहीं होगा, स्टॉक मार्केट के लिए ये अच्छी बात नहीं होगी। तो ये भी एक रीजन है जिसके कारण मैंने सोचा कि इलेक्शन खत्म होने तक का वेट क्यों करें, हमेशा मार्केट से पहले आपने रिएक्ट कर लेना चाहिए। यदि आपको बहुत अंदर से स्ट्रॉन्ग सिक्स सेंस जो है आपको ये सिग्नल दे रहा है कि भाई अभी मार्केट में बने रहना थोड़ा सा डेंजरस है, आपके पोर्टफोलियो के कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये सोच के भी है जो है मैंने आज स्टॉक्स बेचे कि आज नहीं तो कल भारत सरकार तेल के दाम बढ़ाएगी, और तेल के दाम बढ़ाएगी तो इससे बहुत बुरा असर जो है वो हमारे पोर्टफोलियो के ऊपर में पड़ने वाला है आगे आने वाले दिनों में। तो इसके पहले मेरा पोर्टफोलियो जो है वो किसी भी तरीके से घायल हो, मैंने सोचा कि भैया बाहर निकल जाने में ही भलाई है। तीसरा दोस्तों रीजन जो है वो आपको बड़ा ही मतलब थोड़ा सा अलग टाइप का लगेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, बट एक बहुत बड़ा रीजन है, थर्ड रीजन जो
बहुत उतना ही स्ट्रॉन्ग रीजन है जितना अमेरिका और ईरान का जो ये युद्ध विराम असफल होता हुआ दिख रहा है, वैसा ही एक स्ट्रॉन्ग रीजन है कि मैं देख रहा हूं अमीर लोग जो है स्पेंडिंग कम कर रहे हैं। अब आप ये बोलोगे कि मैं कैसे बता रहा हूं कि अमीर लोग जो है विश्व भर के ये स्पेंडिंग कम कर रहे हैं। देखिए बहुत बड़ा सिग्नल रहता है, जब विश्व के अमीर लोग खर्चा कम कर दे तब आप समझ जाना कि भैया बुरे दिन आने वाले, क्योंकि पेट्रोल के, एलपीजी के, डीजल के दाम बढ़ने से इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट ये स्पेंडिंग अपनी कब कम करते हैं, जब इनको नजर आता है कि इनका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिरने वाला है, तब ये सेविंग्स जो है अपनी प्रिजर्व करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सेविंग्स पे तरफ ध्यान देते हैं। अब आप बोलोगे कि मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि अमीर लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं। दोस्तों, वर्ल्ड की जो टॉप 6 लग्जरी आइटम्स बनाने वाली कंपनीज है, इन सबके क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं और एक एक करके ये सारी कंपनीज जो है बहुत ही, मतलब आप कहें कि बहुत ही बुरा जो है वो रिजल्ट शो कर रही है। सबसे पहले मैं बात करूंगा वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी लग्जरी ब्रांड कंपनी है LVMH। LVMH जो है ये लुई विटॉन, आपने सुना होगा, लुई विटॉन जो है वो इनका ब्रांड है। डॉम पेरिगन इनका ब्रांड है जो वाइन्स एंड स्पिरिट्स बनाता है। हेनेसी इनका ब्रांड है। देन टिफनी ज्वेलरीज जो रहता है, टिफनी इनका ब्रांड है। देन उसके अलावा आपका इवोलो प्यूकी फैशन का बहुत बड़ा ब्रांड है, वो भी LVMH होल्ड करता है। उसके अलावा जो है आप मोयनात करके लेदर गुड्स है चमड़े के, वो ये बनाते हैं। बल्गरी करके जो है, बुल्गारी, ये इनका बहुत बड़ा ज्वेलरी ब्रांड है जो ये बनाता है LVMH। और ये सब बहुत रिनॉन्ड ब्रांड्स है। डायर हो गया फैशन में, क्रिश्चियन डायर जो फैशन डिजाइनर थे उनका ब्रांड इन्होंने परचेज किया। इसके अलावा जो है ये ब्यूटी में बुली करके जो है वो ओन करते हैं। तो ये LVMH वर्ल्ड की सबसे बड़ी लग्जरी कंपनी है। $91 बिलियन का इसका रेवेन्यू है। अगर मैं 90 रुपए का $1 पकड़ूं तो दोस्तों लगभग 9 लाख करोड़ से 90,000 कम कर दो, 8,10,000 करोड़ का इसका रेवेन्यू है, 8.1 लाख करोड़। और LVMH जो है इसकी हालत, मतलब ये आप ये समझ लीजिए कि अपने पिछले साल के परफॉर्मेंस से ये लगभग जो है 30%, 28% डाउन चल रहा है। 25 से 30% के बीच में जो है ये स्टॉक डाउन चल रहा है। आप समझ सकते हैं कि भैया, मतलब अगर इतना डाउन चल रहा है, इसका मतलब है कि वर्ल्ड का जो सबसे रिनाउंड ब्रांड है, अगर जिसको सबसे ज्यादा अमीर लोग खरीदते हैं, अगर उसकी हालत खराब हो रही है तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि स्थिति जो है वो सब अच्छी नहीं है। ठीक है, उसके अलावा अब मैंने 6 बोले थे, उसके अलावा और कौन सा ब्रांड है? हर्मेस, आपने सुना HERMES। हर्मेस जो है, इसके बैग्स जो है ये बड़े ही फेमस है, बहुत ही ज्यादा जो है $10,000 के एक एक बैग्स रहते हैं इनके। ठीक है, जो औरतें लेके घूमती है बैग्स जो है, हैंड बैग्स, वो तो बहुत ही ज्यादा जो है इनके बैग्स जो है वो फेमस है हर्मेस के। हर्मेस की भी हालत खराब है। हर्मेस भी लगभग 22 से 23% डाउन है स्टॉक, और इसका भी रेवेन्यू 10% के आसपास में गिरा है। उसके अलावा प्राडा, आपने सुना होगा, प्राडा जो है ये भी 18% के आसपास में डाउन है। और प्राडा जैसे स्टॉक यदि परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आप समझ जाइए कि अमीर लोग जो है, रिच लोग जो है, ये बहुत सोच समझ के खर्च कर रहे हैं। कैरिंग, KERING, कैरिंग एक और बहुत बड़ा ब्रांड है लग्जरी का, जो गुची जो ये रहते हैं फैशन के जो प्रोडक्ट्स रहते हैं, उस ब्रांड को ये ओन करता है। आप सोचो, कैरिंग। और कैरिंग ने भी अपना रेवेन्यू अनाउंस किया 2-3 दिन पहले, रिजल्ट अनाउंस किया। इसके भी रेवेन्यू जो है वो डाउन है दोस्तों। इसके अलावा बर्बरी और रिचमोंड, ये और 2 बड़े लग्जरी ब्रांड्स हैं। ये भी लगभग बर्बरी जो है 10% डाउन है, और आपका रिचमोंड जो है ये भी लगभग 10% डाउन है। अब आप बोलोगे कि ये स्टॉक्स क्यों डाउन है?
एक रीजन इसके डाउन होने का ये है कि चाइना जो ग्रोथ इंजन था लग्जरी ब्रांड्स के लिए 2019 से लेके 2023 तक चाइना में भयानक सेल हुई है लग्जरी ब्रांड्स की। पर चाइना में दो रियल स्टेट क्राइसिस 2021 से आरंभ हुआ। एवरग्रांड करके वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी रियल स्टेट फर्म थी जिसके ऊपर में $300 बिलियन का डेट था, उसने डिफॉल्ट किया और उसके बाद से चाइना के बुरे दिन शुरू हो गए। कह लीजिए कि चाइना में जो अमीर लोग हैं उनके बुरे दिन शुरू हो गए और ये लग्जरी प्रोडक्ट्स जो है वो धीरे धीरे बिकने कम हुए। बट चाइना में जितना ज्यादा लग्जरी प्रोडक्ट्स का सेल कम हो रहा था उतना ही सेल बढ़ रहा था गल्फ रीजन में, खासतौर पे सऊदी अरबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो थे वो ये 6 लग्जरी ब्रांड्स के लिए एक आप कह लीजिए कि बहुत बड़े गुड सिग्नल लेके जो है वो लेके आए थे। चाइना में जो इनको मंदी का सामना फेस करना पड़ रहा था वो गल्फ ने इनको संभाल लिया था। परंतु पिछले 1-1.5 महीने से एयरपोर्ट्स पूरी तरीके से ऑपरेशनल नहीं है। काफी सारे मॉल्स जो है वो दुबई में, अबू धाबी में, शाहजहां में, दोहा में, है ना, बहरीन में, रियाद में, हर जगह बंद है। तो उसका भी एक असर जो है वो इनके सेल्स पे दिख रहा है। लगभग कैरिंग हो गया या एलवीएमएच हो गया, ये जो बड़े ब्रांड्स हैं इनका 6 से 7% रेवेन्यू जो है वो आता है आपके गल्फ रीजन से। 6 से 7% जो बहुत बड़ा है। लगभग जापान से जितना आता है उससे थोड़ा सा ज्यादा जो है ये गल्फ के रीजन जो है वो रेवेन्यू देते हैं इन लग्जरी ब्रांड्स को। अब ये चाइना में भी सेल्स कम हो गया है, जापान में मंदा पड़ रहा है और गल्फ तो पूरा का पूरा टूट गया है, गल्फ में सेल्स होने का। सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन मार्केट थोड़ा सा खींच रहा है, बट अमेरिका में भी महंगाई बढ़ रही है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में वहां पे भी इन लग्जरी ब्रांड्स पे बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो फॉरेन के या कह लीजिए कि वर्ल्ड के जो बड़े लग्जरी ब्रांड्स है उससे मैंने सिग्नल कैच किया और उस सिग्नल से मैंने देखा कि जब अमीर लोग कॉशियस हो रहे हैं तो भैया उनके साथ में तो मैं कुछ भी नहीं हूं, तो मैंने तो कॉशियस हो ही जाना चाहिए। अब अगर आप वो इन ब्रांड्स पे ट्रस्ट नहीं करते तो आप कहां से सिग्नल लेंगे? आप देखेंगे कि टाइटन की ज्वेलरीज की सेल बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, क्या हो रहा है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि आयशर मोटर जो है वो कितने बुलेट निकाल पा रहा है, कितने बेच पा रहा है, ठीक है। आप देखेंगे कि महिंद्रा जो है वो अपने कितने लग्जूरियस जो व्हीकल्स हैं, बड़ी व्हीकल्स जो हैं, या आपका टाटा मोटर्स हो गया, मारुति हो गया, ये कितना इनके व्हीकल सेल्स में बड़ी वाली सेडान उसमें जो है कितना ज्यादा मतलब वो हम देख रहे हैं कि उछाल है। जब ये सब इंडिया में टाइटन हो गया या आपका ये टाटा मोटर्स हो गया, है ना, यहां से सिग्नल अगर आपको, या आयशर मोटर हो गया, यहां से यदि आपको सिग्नल थोड़े भी मतलब ऐसे रेड फ्लैग नजर आए, थोड़ा भी आपको ऐसा नजर आए कि इनके सेल्स में, रेवेन्यू में अंतर आ रहा है, तो दोस्तों आप समझ जाइए कि ये समय है कि अपने पोर्टफोलियो में कैश में आप बैठ जाओ। मैंने सारे नहीं बेचे, मैंने आपको जैसा शुरुआत में ही बताया 65 से 70% पर मैंने सेल कर दिया है। सेल करने का कारण ये है कि जब नीचे आएगा तब खरीदूंगा, मैं क्यों जबरदस्ती बैठा रहूंगा, ठीक है। ये बात भी सही है कि कोई भी व्यक्ति मार्केट टाइमिंग नहीं कर सकता, तो जब मैं दोबारा खरीदूंगा हो सकता है उसके बाद और 10% गिर जाए, पर मैं अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 10% नीचे गिरेगा ही गिरेगा, ठीक है। हो सकता है मैं गलत साबित हूं, 10% ऊपर बढ़ जाए तो फिर से मैं 10% ऊपर वाले रेट पे चला जाऊंगा, पर खरीद लूंगा। पर मैं एक देखना चाहता हूं कि भाई एक फर्म पाथ मेरे को नजर आए अपवर्ड मूवमेंट की, तभी एंट्री करने का कोई सेंस बनता है। जब आपको लग रहा है कि स्थिति डावाडोल है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, वॉर जो है लंबा खिंच सकता है, वर्ल्ड की लग्जूरियस ब्रांड जो है इनकी सेल घट रही है, रेवेन्यू घट रहा है, वर्ल्ड का जो ग्रोथ इंजन चाइना कहा जाता है वहां जबरदस्त मंदी है, गल्फ के नेशंस जो है उनकी हालत खराब है, और हमारा भारत तो अगर ये युद्ध लंबा खिंच गया तो भगवान मालिक है। तो जब ये सारी चीजें मैं अपने आंखों के सामने देख रहा हूं तो ये मुझे लगता है कि मूर्खता होगी कि मैं बैठा रहूं। इसीलिए मैंने आज सेल किया।
बट अगेन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, इसीलिए मेरी किसी भी बात को आप फेस वैल्यू पे ना लें। ये मेरे ऑब्जर्वेशन है, ये मेरा जो है, ये मेरा कॉल है बेस्ड ऑन माय ऑब्जर्वेशन, माय रीडिंग, माय रिसर्च। तो जरूरी नहीं है कि जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो शायद आपका भी ऑब्जर्वेशन रहे। मेरा टॉलरेंस लेवल शायद हो सकता है आपसे कम हो सकता है आपसे ज्यादा हो। तो सब आदमी का जो है अपना अपना नजरिया और तरीका रहता है इन्वेस्टमेंट का। मुख्य बात जो समझने वाली है वो ये है दोस्तों कि इन्वेस्टमेंट जो है, ध्यान से सुनिएगा, ये आपको कोई नहीं बताएगा। इन्वेस्टमेंट जो है ये बिहेवियरल साइंस है। मैं जो हूं वो करोड़ों लोग जो रोज मार्केट में खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसमें से मैं सिर्फ एक व्यक्ति हूं। तो मैं बहुत बड़े भीड़ का एक छोटा सा पार्ट हूं। तो ये जो बड़ा भीड़ किस तरीके से बिहेव करता है उसके ऊपर में मार्केट का ट्रेंड जो है नजर आएगा। बहुत सारे लोग आप में से मुझसे पूछते हैं कि साहब आपने कहा था कि जब भी युद्ध की स्थिति आती है तो गोल्ड और सिल्वर ऊपर जाता है, तो आज गोल्ड और सिल्वर ऊपर क्यों नहीं जा रहा? मैंने उनको यही समझाया कि इनिशियल डेज में गोल्ड और सिल्वर गिरा है, इसका मतलब ये नहीं है कि गोल्ड और सिल्वर गिरता चला जाएगा। इनिशियल डेज में गोल्ड और सिल्वर गिरने का कारण यह है कि जो खाड़ी के देश हैं, खासतौर पे सऊदी अरबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये और कतर, ये भारी मात्रा में अपना सोना बेच रहे, गोल्ड बेच रहे, क्योंकि ये तेल बेच नहीं पा रहे, तो जो इजिली चीज बिक सकती है उसको वो बेच रहे, और उनके बेचने के कारण गोल्ड के प्राइसेस नीचे आए। परंतु एक बार जब इनकी बिकवाली रुकेगी तो गोल्ड के प्राइसेस ऊपर ही जाने हैं। ठीक है, तो और दूसरी बात जो आपको ध्यान रखने वाली है वो ये है कि स्टॉक मार्केट जो है ये कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है, ये कोई फिजिक्स का फॉर्मूला नहीं है कि भाई लड़ाई होगी तो गोल्ड ऊपर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये बिहेवियरल साइंस है। लोग जो करोड़ों लोग जो रोज मार्केट में ट्रेड करते हैं वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उनके बिहेवियर से मार्केट अपना रुख जो है वो लेता है। किसी एक राजीव रंजन सिंह से या किसी एक बड़े तुर्रम खान के सोचने समझने से कुछ नहीं होता। ये पूरा बिहेवियरल साइंस बेस्ड है स्टॉक मार्केट, और जो डायरेक्शन झुंड लेगा, बिहेवियर उनका जिस डायरेक्शन में ले जाएगा उसी डायरेक्शन में ये मार्केट जाएगा। इसीलिए इसको आप कोई पत्थर में गड़ा हुआ सिद्धांत मान के जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट ना किया कीजिए। फ्लेक्सिबिलिटी रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों 22 मिनट का वीडियो हो गया है, इसको समाप्त करूंगा। और आज मैं एक पेड वीडियो बना रहा हूं, अभी रात में बनाऊंगा। जिन लोगों ने मेरे चैनल को ज्वाइन किया है 159 रुपीज देके, उनकी वही सिर्फ इस वीडियो को देख पाएंगे। तो यदि आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, बाय।